देखिए, मनी वाले चैप्टर को हम लोगों ने आगे तक कर लिया था। अब आगे देखते हैं इसमें। मैंने M1, M2, M3 और M4 के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर से थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं ताकि फिर रिदम बना रहे। M1 जो हमारा था, देखिए M1 जो हमारा था, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, पब्लिक के हाथ में, हमारे आपके हाथ में, हाउस होल्ड्स के हाथ में जो भी करेंसी होती है और कॉइन्स होते हैं उसको लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, आप कोई भी कंज्यूमर जो एक कमर्शियल बैंक को डिमांड डिपॉजिट कर के लिए कहता है, डिमांड डिपॉजिट जो हमारा आपका होता है वो सारी चीजें, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और आरबीआई के साथ जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं। इसके अंदर क्या था मैंने आप लोगों को कल वाले क्लास में बता रखा था, तो वो तो नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, M2 क्या है वो देखिए। M2 में क्या आएगा, M1 में जितनी सारी चीजें थी सब चीज को इंक्लूड कर लो। M1 याद रखोगे सारी चीज याद रहेगी। M1 में जो भी पहले का था सब कुछ ले लीजिए, आप इंक्लूड करिए। उसके बाद सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स में जो भी डिपॉजिट्स होती है ना, उनको भी इसमें हम शामिल करते हैं। इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। M1 से ये ज्यादा ब्रॉडर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेविंग्स भी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। M3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कल मैंने बताया था। ठीक है, M3 में M1 को लेंगे। नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, जो FD होती है ना, टाइम डिपॉजिट, उसको भी इसमें शामिल कर रहे थे, याद रखिएगा। इसमें एक सेकंड, इसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स नहीं आती। M4 में देखिए क्या आएगा, M3। अब M3 में जो भी आएगा, M3 में M1 भी आता है और टाइम डिपॉजिट भी आता है। इन ये सारी की सारी चीजें पहले। उसका टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से अगर माइनस कर दे, निकाल दें, तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के, वो सारे के सारे, और प्लस M3 में जो भी चीज आती है उसको इंक्लूड कर देंगे तो M4 आ जाता है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ये देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इसमें क्या है, द फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी विद M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड। इसमें ना किसकी कितनी लिक्विडिटी है उसको देखते हैं। कौन, लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अगर हाथ में लेकर के जाओ, जेब में लेकर के जाओ, तो किसको सबसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो ज्यादा, M1 को कर सकते हो। आपके पॉकेट में कैश है, कुछ भी दो, कहीं भी किसी भी तरह की डील कर सकते हो आप, ठीक है। अब लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का आप पासबुक लेकर के जाओगे तो थोड़ी वहां से आटा दाल चावल लेकर के आ जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यही बात है कि M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड एंड M4 बीइंग द लीस्ट लिक्विड, M4 सबसे कम लिक्विड माना जाता है, सॉरी, और M1 जो है सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। लिक्विड का मतलब यहां हो गया कि जिसको डायरेक्टली हम पेमेंट के लिए यूज कर सके, जो सबसे मोस्ट कॉमन और क्या कहते हैं फेमस और फेवरेट मोड ऑफ पेमेंट होता है। वो तो कैसे होता है, मान लो किसी भी तरह से आदमी पेमेंट लेने में इनकार कर सकता है, लेकिन कैश तो सब ले सकते हैं, कैश में तो किसी को इशू नहीं होगा। अब M1 और M4 देख लिया हमने, M3 को देखो। M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई एंड इट इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। इसको हम लोग वाइडली जो मनी का जो सप्लाई का मेजरमेंट है उसके लिए यूज करते हैं। मनी की सप्लाई कैसी है, कितनी ज्यादा है। M3 मार्केट में जितना ज्यादा होगा मनी सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, और इसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। मतलब इसमें सब लोगों का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, ठीक है ना। M3 को देखो ना, आप क्या मैंने बताया था, M3 में M1 इंक्लूड है भैया, M1 इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लिक्विडिटी तो पूरी है ही,
और साथ ही साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, एफडी होती वो भी है। तो M3 सबसे ज्यादा आपको वाइडली या वाइड मनी भी माना जाता है ना। उसके बाद देखिए M1 एंड M2 आर जनरली नोन एज नैरो मनी। M1 और M2 को नैरो मनी मानते हैं हम, ठीक है, नैरो मनी। जबकि नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, सॉरी, नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, सप्लाई मनी सप्लाई का ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही सीमित हो, है ना, वो ज्यादा चीजों को अपने अंदर ना शामिल करता हो, उसको नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहेंगे। और वो M1 और M2 इसको क्या क्वालिफाई करता है। अगर हम M3 और M4 की बात करें तो आर नोन एज अ ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें M1 भी है, किसी न किसी तरह इंक्लूड होता है, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में और क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। ओ, ये चैप्टर तो हो ही गया था। एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें, there is no common denomination under barter exchange to express the, there is no common denomination under barter exchange to express the exchange ratio, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, उसमें एक्सचेंज रेशियो का कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है। मतलब कि ये नहीं बताया जा सकता कि 1 किलो चावल के बदले कितना किलो गेहूं हम एक्सचेंज करेंगे, या 1 किलो चीनी के बदले क्या कहते हैं हमको गोल्ड कितना देना है। ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, बताइए आपको। उसके साथ देखिए उसके बाद है मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या मनी सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है? देखो मनी सप्लाई जो स्टॉक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, याद रखिएगा, मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने जैसा कि आपको बता रखा था पिछले कि एज इट इज अ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसको कैसे मेजर करते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल दिमाग में रखेंगे इसको आप लोग। हाई पावर, ये समझ में आया आप लोग को, या कोई दिक्कत है तो आप ये पूछ सकते हो। मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम लोग, मैंने आपको समझाया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लो कि 31 मार्च 2021 में, ठीक है ना, कितनी मनी सप्लाई थी पूरे मार्केट में, उस हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये ना एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं। M1 includes net demand deposit and not gross demand deposit। ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। नेट डिमांड डिपॉजिट को ही तो ये इंक्लूड करता है, ग्रॉस को नहीं करता, क्योंकि अगर ग्रॉस की बात करेंगे तो उसमें जो सेविंग्स होती है वो भी आ जाएगी, जबकि नेट में क्या करेंगे हम लोग, सेविंग्स को माइनस करके चलते हैं। देखो मैं बताऊं, एज नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। हाँ सॉरी, ये भी है, इंटर बैंकिंग क्लेम्स को भी ये नहीं लेता। अब जैसे मान लीजिए कि एक बैंक दूसरे बैंक के पास जो उनका पेमेंट होता है, जो बकाया होता है ना, या जो भी उनकी बोरोइंग होती है, उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया था नेट डिमांड में। नेट डिमांड का मतलब ये हो गया कि मान लो किसी भी तरह से कंज्यूमर्स का या कस्टमर का, बैंक के कस्टमर का जो डिमांड है एक तो वो, और साथ ही साथ अगर ग्रॉस में लेके चले तो टोटल डिमांड क्या होगा, एक बैंक का टोटल डिमांड तो ये होगा ना, या तो उसके कंज्यूमर डिमांड्स करेंगे करेंसी की या लिक्विडिटी की, और नहीं तो कोई ना कोई बैंक करेगा जिसके पास इसका बकाया होगा, जिसको इस बैंक को देना होगा। समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि स्टेट बैंक है, ठीक है, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया कि स्टेट बैंक से 10,000 करोड़ का लोन लिया है, ले सकते हैं। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा
स्टेट बैंक को 10,000 करोड़ देगा, साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो विड्रॉ करेंगे उनको भी ये देगा, तो साथ ही साथ इस पे डबल क्या कहते हैं डबल लोड हो गया ना पैसे रिपेमेंट करने का। तो वही कहने का मतलब है, अगर आपको ये तो ग्रॉस हो गया एक बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेट बैंक और एज वेल एज कस्टमर को दिया जाने वाला जो डिमांड होता है, जो डिमांड है दोनों का, इन दोनों का लोड है, तो इसको हम ग्रॉस कहेंगे। किसी भी बैंक का कस्टमर के अलावा भी किसी और के साथ लेन देन हो बैंक या सरकार के साथ, तो उसको ग्रॉस में शामिल करेंगे। लेकिन अगर हमको नेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल कस्टमर को रखेंगे और बाद बाकी जो भी उनकी डिमांड डिपॉजिट होती है उसको माइनस कर देंगे। मतलब बैंक का, गवर्नमेंट का, किसी का भी अगर हम माइनस कर दें, केवल कस्टमर का रहने दें, तो हमको नेट मिल जाएगा। M1 में केवल नेट होता है, M1 में नेट होता है, आपको पता है ना, क्योंकि उसमें करेंसी नोट्स और कॉइन्स जो पब्लिक के पास होती है वो शामिल की जाती है, केवल पब्लिक के पास, दूसरे के पास नहीं। अब देखिए आगे, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड टू गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल से मनी सप्लाई में गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसे होते हैं उनको हम लोग नहीं मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनकम क्रिएटिंग सेक्टर होता है ना एक तरह का, मनी क्रिएटिंग सेक्टर, सॉरी मनी क्रिएटिंग सेक्टर होता है। M1 इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। बिल्कुल, M1 ट्रांजेक्शन मनी ही तो होता है। हम लोग डायरेक्टली हमारे हाथ में कौन सा पैसा आएगा जो हम बैंक से विड्रॉ जो भी निकालते हैं या जो भी करते हैं। Lack of double coincidence of want exists in barter exchange as all commodities are not of equal value। गलत है ये, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के रहने से बार्टर एक्सचेंज में ऑल कमोडिटी आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू तो थी, बार्टर सिस्टम में क्या था, आप एक सोना लेके आओ, गेहूं लेके आओ या लोहा लेके आओ, कुछ भी ले आओ, सबकी इक्वल वैल्यू हुई थी उसमें। क्योंकि जब करेंसी आई तब तो किसी चीज की वैल्यू को हमने क्या कहते हैं इवेलुएट किया या एसेस किया, उनको असेसमेंट किया उसका, उससे पहले तो पता ही नहीं था हम लोगों को। M1 इज नोन एज ट्रांजेक्शन मनी भी समझ गए, और ये भी आप लोग समझ ही चुके होंगे। नीचे देखिएगा भाई साहब आप, कि एज पर CBSE गाइडलाइन नो मार्क्स विल बी गिवन इफ रीजन टू द आंसर इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो आपको ट्रू फॉल्स देंगे और आप अगर उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। हम CBSE से बाहर थोड़ी। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट आर इट ड्रॉबैक्स। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब किसी कमोडिटी या गुड्स के बदले कोई चीज का एक्सचेंज किया जाता था तो उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। चलिए भाई देखते हैं, आज तो भाई हर काम में ही लेट हो गया। देखिए देखो यहाँ पे कि व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स। तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या है, क्या कमजोरियां थी, डिस्कस। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज, जो लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज है यही इसके ड्रॉबैक है। इसमें क्या कमियां हैं, किन चीजों तक के लिए केवल ठीक है उसके बाद ही बेकार हो जाता है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मनी, मनी का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है, हाउ डज मनी ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ अ वाटर सिस्टम। ये भी आपको क्या कहते हैं, सब इसमें आंसर है, इसमें तो हिंट दे रखा है। ये देखते हैं, जरा बताइए आप लोग, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ सप्लाई। सचिन बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर ना, फर्स्ट का आंसर बताओ।
सचिन, हूँ तो ऐसे कर रहा है जैसे कि ध्यान साधना में बिजी है। हूँ कह रहे क्वेश्चन का हाँ आंसर बोले फर्स्ट का। हाँ देख रहा हूँ क्या। सर इसका नहीं पता। अंग्रेजों ने सॉरी बना दिया ना, सबका जान ले लिया। बता भाई। यस, कौन से का सर? फर्स्ट का, ये स्क्रीन पे देखिए ना, फर्स्ट वाला। सी। तुम बताओ भाई खुशी, सी होगा क्या होगा? अभी समझाया मैंने, 2 मिनट पहले सब बच्चों को समझाया ये। अरे बताओ भाई, पता है या नहीं पता है? अगर पता है तो कोई भी ऑप्शन बताइए आप देख करके जल्दी से। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन। अरे कहाँ चलेगी, बोलेगी भी। नहीं पता सर। क्या करते हो? इंटर बैंकिंग डिपॉजिट मैंने समझाया नहीं था आप लोग को कि इंटर बैंकिंग डिपॉजिट इसमें शामिल नहीं कर सकते M1 में हम लोग। उसमें केवल पब्लिक के पास जो होता है उसी को लेके चलते हैं। फर्स्ट का भी इंटर बैंकिंग डिपॉजिट देखिए, M1 एक ऐसा मनी कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पता है इंटर बैंकिंग से कोई मतलब नहीं, जिस पैसे का रिलेशन कस्टमर से होता है, ठीक है ना। अब देखिए अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आपने जो लगाया है, सी वाला, तो आरबीआई के पास बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं ना जो किसी ना किसी फॉर्म में कस्टमर से भी रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, नेट डिमांड डिपॉजिट बैंक्स किसका होगा? डिमांड डिपॉजिट हमारा भी तो होता है ना। नेट डिमांड डिपॉजिट अभी मैंने आपको बताया, आप लोग पता नहीं कहां सो रहे हो। नेट डिमांड डिपॉजिट बताया था ना, कैसे निकालते हैं? जो इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स होता है उसको माइनस कर देंगे तो नेट डिमांड डिपॉजिट निकल जाएगा। और जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता है किसी भी बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या होगा? वो बैंक को भी दे रहा था, एसबीआई को भी दे रहा था, और कस्टमर को भी दे रहा था। और हमको अगर नेट निकालना है तो क्या करेंगे? इस एसबीआई वाले को माइनस कर देंगे। ये तो बताया था आपको मैंने। अगला क्वेश्चन, ये तुम बताओ, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ के देखिए। डी। ये बोला आपने? यस, ये बोला। यस सर। तुम बताओ सचिन। समझ में आ भी रहा है सचिन जो क्वेश्चन है या नहीं आ रहा? हाई पावर्ड मनी क्या होता है? जो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट होगा। सर ये वाला समझाना एक बार। समझाने का मतलब है कि हाई पावर्ड मनी जो होता है वो क्या, किसको शामिल करता है अपने अंदर? करेंसी और कॉइन्स जो पब्लिक के हाथ में होते हैं उसको शामिल करता है, ठीक है। या
करेंसी कैश रिजर्व्स विद बैंक्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, वो करेंसी कैश या रिजर्व्स जो बैंक के पास होती है और डिमांड डिपॉजिट उनको शामिल करता है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स, या करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। अभी तो इकोनॉमिक्स से आप लोग का पाला पड़ा है, पिछली क्लास में तो बस मैथमेटिक्स कर रहे थे आप लोग। नहीं पता? खुशी तुम बताओ, तुम्हें कुछ आइडिया है इसका? सर सी। मुझे नहीं लग रहा सी है, एक सेकंड में देखता हूं। दूसरे का सी, हाँ सी है, ओके। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स। हाँ देखिए सही कर रहा है इसने, मुझे थोड़ा है ना इस पे शक था, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट पे, लेकिन ये नहीं है, सी ही है। अब करेंसी का मतलब ये M1 हो गया, जो पब्लिक के हाथ में होती है, ठीक है, हेल्ड बाय पब्लिक, ये तो लिखा है वो अभी है, तो ये M1 का कॉन्सेप्ट है। ये पता है आपको किसकी बारे में बात हो रही है? ये M3 के बारे में पूरा बात हो रहा है, याद रखिएगा। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन हैंड्स, ये तो प्लस में हो गया। रिजर्व्स विद बैंक, रिजर्व्स विद बैंक्स का मतलब हो गया कि उसमें डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट सब कुछ भी तो आएगा ना उसके अंदर। तो ये दो चीज, तो M1 ही ब्रॉड मनी या हाई पावर्ड मनी मानी जाती है, इसलिए यही चीज इसमें आएगी केवल। मनी सप्लाई रेफर्स टू, सचिन तुम बताओ थर्ड क्वेश्चन, मनी सप्लाई रेफर्स टू। पढ़ो अच्छे ध्यान से पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। सर ए है इसका। पहले ही देख लिएगा पीछे से। नहीं, ये तो डेफिनेशन में ही है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा देखते हैं भाई, गुड। तुम बताओ कुछ, मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, स्टॉक फ्लो बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सर स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हाँ। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। बिल्कुल, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए यस के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन, यस विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। देखिए मैं आप लोग को इसलिए क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो भी टेस्ट देंगे वो बाद में देंगे, और अभी इस तरह नहीं कराएंगे तो आपका डाउट्स निकल के नहीं आएगा। और वैसे भी आप लोग पता नहीं घर पे पढ़े या ना पढ़े इसको। बोलो भाई, विच वन ऑफ दीज इज अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का क्या लिमिटेशन इसमें से आपको दिखता है? बताइए यस जी। फिफ्थ क्वेश्चन, समझाऊं क्वेश्चन? यस यस, कहाँ रह गया? आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? सचिन आ रही है सर। यस कहाँ चला गया? तो प्रॉब्लम क्या है उसके साथ? प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा। यस बोलो क्या हुआ, आंसर बताओ फिफ्थ का। चलिए क्लास एंड करते हैं आज, ठीक है ना, आज यहीं तक। अब इकोनॉमिक्स का जो मंडे से होगा, अब पूरे हफ्ते आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे एक हफ्ते आप लोग को। पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी है जितना पढ़ाया सबका क्लास टेस्ट।